नमस्कार। आज हम उन छिपी हुई डिजिटल दरारों पर बात करने वाले हैं जो किसी भी कंपनी को बहुत भारी पड़ सकती हैं। इसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और ये कैसे काम करती है, ये समझना आज के दौर में बहुत ही जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि होता क्या है, नेटवर्क में छिपे ये अनजान जोखिम ये किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। और बस यहीं पर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की भूमिका शुरू होती है, इन छिपे हुए खतरों को वक्त रहते ढूंढने और उनसे निपटने में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ बुनियादी शब्दों को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन कमजोरियों को खोजा कैसे जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि सैकड़ों खतरों में से सबसे ज़रूरी कौन से हैं, ये कैसे तय करें। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये प्रक्रिया कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बुनियाद। इससे पहले कि हम कमजोरियों को ढूंढना शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जोखिम की भाषा को ठीक से समझ लें। तो ये वल्नरेबिलिटी या कमजोरी आखिर है क्या चीज़? इसको ना ऐसे समझिए जैसे किसी घर में एक खिड़की खुली रह गई हो। ये सिस्टम में वो एक खामी है, चाहे वो कोई पुराना सॉफ्टवेयर हो या एक कमजोर सा पासवर्ड जो किसी घुसपैठिए को अंदर आने का सीधा सीधा रास्ता दे देती है। अच्छा, अब बात करते हैं थ्रेट यानी खतरे की। अगर वल्नरेबिलिटी वो खुली खिड़की है, तो थ्रेट समझ लीजिए वो चोर है जो उस मोहल्ले में घूम रहा है और उस खिड़की से अंदर आने की फिराक में है। ये कोई हैकर हो सकता है, कोई मैलवेयर या कोई भी ऐसी घटना जो उस कमजोरी का फायदा उठा सकती है। और आखिर में आता है रिस्क यानी जोखिम। अब जब वो चोर उस खुली खिड़की से अंदर आ ही जाता है और कुछ चुरा ले जाता है, तो जो नुकसान हुआ ना, असल में वही जोखिम है। ये इस बात का अंदाजा है कि अगर कोई हमला कामयाब हो गया तो असल में कितना नुकसान होगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इन तीनों के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। सिर्फ एक कमजोरी का होना अपने आप में जोखिम नहीं है, जब तक कि उसका फायदा उठाने वाला कोई खतरा मौजूद न हो। तो सार ये है कि वल्नरेबिलिटी हमें बताती है कि हमला कैसे हो सकता है, जबकि थ्रेट हमें बताता है कि कौन या क्या हमला करेगा। एक सॉफ्टवेयर की खामी है तो दूसरा उसे इस्तेमाल करने वाला हैकर है। अब जब हम ये बेसिक भाषा समझ गए हैं, तो चलिए अब असली शिकार पर चलते हैं। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि इन कमजोरियों को असल में खोजा कैसे जाता है। ये बात स्कैनिंग की प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। ये एक मेथोडिकल सर्च है, एक व्यवस्थित खोज जिसमें नेटवर्क के हर कोने को, हर सिस्टम को बारीकी से जांचा जाता है ताकि जानी पहचानी कमजोरियों का पता चल सके। अब इस खोज के लिए एक्सपर्ट्स के पास कुछ खास हथियार होते हैं। नेसिस, ओपनवैस और क्वालिस जैसे नाम इस इंडस्ट्री में बहुत जाने माने हैं। इन्हें आप डिजिटल जासूस समझ सकते हैं जो नेटवर्क के चप्पे चप्पे को छान मारते हैं। और इन टूल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी ऑटोमेटिक पावर है। ये अपने आप पूरे सिस्टम को स्कैन करके पुराने सॉफ्टवेयर, गलत सेटिंग्स और दूसरी जानी मानी खामियों को ढूंढ निकालते हैं, वो भी इससे पहले कि कोई हैकर उन तक पहुंच पाए। तो ठीक है, हमने कमजोरियों को ढूंढ लिया, पर ये तो बस आधा ही काम हुआ है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सैकड़ों में से किसे पहले ठीक करें, यही हम अपने तीसरे हिस्से यानी छंटाई में समझेंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? जरा सोचिए, एक स्कैन के बाद सैकड़ों वल्नरेबिलिटीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने है। कहाँ से शुरू करें? क्योंकि सीधी सी बात है, हर कमजोरी एक बराबर नहीं होती। कुछ ज्यादा खतरनाक होती हैं, कुछ कम। तो इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए एक तरीका है, एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले टीमें CVSS स्कोर देखती हैं। ये 1 से 10 तक का एक स्टैंडर्ड स्कोर है जो किसी तकनीकी खामी की गंभीरता बताता है। लेकिन सिर्फ स्कोर ही काफ़ी नहीं है। इसके बाद वो पूछते हैं, इस सिस्टम पर हमले का बिजनेस पर क्या असर होगा? क्या हैकर्स पहले से ही इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं? और क्या कोई कानूनी नियम हमें इसे तुरंत ठीक करने के लिए कहता है? और देखिए, यही सबसे काम की बात है। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक पेमेंट सर्वर पर मौजूद एक मामूली सी खामी भी किसी बेकार पड़े टेस्ट सर्वर की बड़ी खामी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तकनीकी गंभीरता नहीं, बल्कि असली दुनिया में उसका क्या असर होगा, ये ज्यादा मायने रखता है। इस पूरी सोच को ना एक फॉर्मूले में भी बदला जा सकता है। कंपनियां अक्सर किसी हमले की संभावना को उसके संभावित प्रभाव से गुणा करके एक रिस्क स्कोर निकालती हैं।
इससे अलग-अलग जोखिमों की तुलना करना और ये तय करना कि पहले क्या करना है आसान हो जाता है। तो सबसे बड़े खतरों की पहचान हो गई है। अब क्या? अब आता है एक्शन का टाइम, यानी उन्हें ठीक करना। चलिए हमारे आखिरी हिस्से जीवन चक्र में देखते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। कमजोरियों को ठीक करने के कई रास्ते होते हैं। सबसे सीधा और आम तरीका तो है सॉफ्टवेयर को पैच करना, मतलब उसे अपडेट कर देना। लेकिन इसके अलावा फायरवॉल को मजबूत करना, नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटना या एन्क्रिप्शन लगाना भी बहुत कारगर तरीके हैं। और हाँ, कभी-कभी अगर जोखिम बहुत ही कम हो तो ऑर्गेनाइजेशन उसे ऐसे ही छोड़ने का फैसला भी कर सकती है। और यही बात गांठ बांधने वाली है कि ये काम एक बार का नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। नई कमजोरियां हर दिन सामने आती हैं, इसलिए ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। और इसके लिए सही तकनीक, संसाधन और पूरे संगठन की तरफ से एक पक्का कमिटमेंट चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी और खतरे हर पल बदल रहे हैं, क्या कोई भी सिस्टम कभी ये दावा कर सकता है कि वो 100% सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइबर सुरक्षा की इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।